नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का एक ज़बरदस्त सोलफुल एपिसोड। इस एपिसोड का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है थंबनेल में, वहां पर मैंने लिखा है कि चाइना के चिंदी आइटम से भी होते हैं सस्ते, बिग बॉस 16 के नल्ले कंटेस्टेंटों के नकली रिश्ते। लेकिन जिस तरीके से एपिसोड में घटनाक्रम घटित हुआ है, वहां पर कई और डायलॉग फिट बैठ सकते थे, जैसे कि नादान से दोस्ती, जी का जंजाल, या फिर अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े, या फिर टीना के लिए एक डायलॉग फिट होता है कि 100 चूहे खा के टीना हज को चली, या फिर चोरी ऊपर से सीना चोरी। एंड प्रियंका देवी के मामले में तो कहा जाएगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रियंका, तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। तुम अगर किसी से बात कर रही हो और तुम्हारी बात का अगर कोई बुरा मान रहा है तो तुम फट से कह देती हो, अरे मैं तो बोल रही हूं ना, तेरे से दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। अगर अब्दू ने मेरे को पिक नहीं करा तो ऐसा थोड़ी वो मेरे जिगर का टुकड़ा नहीं रहेगा, या साजिद जी ने मेरे को पिक नहीं करा तो ऐसा थोड़ी ना मैं रूठ के बैठ जाऊंगी। लेकिन अगर शिव ने नहीं किया है कुछ ऐसा उसके अकॉर्डिंग, तो शिव उसका दुश्मन नंबर बन जाएगा। इस एपिसोड के अंदर हिपोक्रेसी के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं प्रियंका चाहर ने, और उनका इक्वल साथ दे रही है निम्रत द निम्मो अहलूवालिया। निम्मो अहलूवालिया और प्रियंका की हिपोक्रेसी के ऊपर हम आए, इसके पहले प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को एंड में जाकर अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर भी करें, सो दैट सबको इंटरेस्टिंग और अच्छे रिव्यू देखने का एक मौका मिल सके। तो प्लीज़ पहले फुर्सत में वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रियंका और निम्रत की। निम्रत ने इस एपिसोड के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हम क्या मतलब गांव खेड़े के हैं क्या, दूध पीते बच्चे हैं क्या, जो ये ऑर्केस्ट्रेटेड फाइट न समझ पाए। उन्होंने ये जो शब्द है ना, ऑर्केस्ट्रेटेड या फिर ऑर्केस्ट्राइजेशन या इस तरह के कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे। इनका मतलब क्या होता है कि नकली फाइट या फिर बनावटी तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करके दिखाना, ताकि लोगों को लगे कि वाकई में असली है, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअली में ऑर्केस्ट्रेटेड थी। लेकिन क्या ये जो प्रियंका और निम्रत की जो राइवलरी थी, क्या इससे निम्मो मैडम को तकलीफ नहीं थी? क्या इससे, इस ऑर्केस्ट्रेटेड राइवलरी से निम्मो मैडम को इरिटेशन नहीं हो रही थी क्या? ये निम्मो जब बड़ी बड़ी बातें करती है ना, वो कहीं ना कहीं साइड में खुद को एक्सपोज करती हुई चली जाती है। इन दोनों की जो राइवलरी है, ये तो खैर हम देख ही रहे हैं कि कैसे मेकर्स हम पर थोप रहे थे, जहां पर हमने इस सीजन के स्टार्ट से ही देखा है कि पर्सनल जाती हो तुम, बाहर ऐसी हो, नेगेटिव हो, ये हो वो हो। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निम्मो मैडम के ही वर्ड ऑर्केस्ट्रेटेड फाइट्स या राइवलरीज की। तो आपको याद होगा जब बिग बॉस सीजन 16 का प्रीमियर हुआ था, तो वहां पर टीना दत्ता और सृजिता डे साथ में आए थे, जहां पर मेकर्स ने पर्पसली एक क्लिप दिखाई सो दैट टीना एंड सृजिता डे 1 से ही एक राइवलरी शुरू कर दें। लेकिन वो दोनों अपने अलग अलग ट्रैक पर चले गए, और बाद में हमने देखा था बिग बॉस ने सृजिता और टीना दोनों को बुलाया था कन्फेशन रूम में। बिग बॉस इशारा करना चाहता था कि मैडम लड़ो लड़ो लड़ो, लेकिन तमाम कोशिशों और हिंट के बावजूद वो लोग लड़े नहीं। तो बिग बॉस ने तुरंत अपना प्लान बी इम्प्लीमेंट कर दिया एंड राइवलरी शुरू कर दी निम्मो एंड प्रियंका के बीच की। ये जो क्रोनोलॉजी है, आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे। और हमने इसी बिग बॉस के इसी वीक में देखा था, एक एपिसोड के दौरान एक किस्सा हुआ था जहां पर साजिद खान ने बार बार कहा था नहीं ये टीवी एक्टर्स हैं, टीवी लॉबी है। तो वहां पर साजिद खान को जवाब देने के लिए या फिर साजिद खान की बात का बुरा मानकर पीठ पीछे चुगली करते हुए ये जो टीवी के जितने भी लोग थे ना, इन्होंने क्या कहा था, अरे हम टीवी वाले तो क्या हुआ, जरूर थोड़ी एक दूसरे को पहले से जानते हो, हम तो यहाँ पर पहली बार मिले हैं। जबकि पहली बार मिले हुए लोग इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, जैसे कि निम्रत प्रियंका को फॉलो करती है, प्रियंका निम्रत को फॉलो करती है पहले से, ठीक है। और हमने इस एपिसोड के अंदर देखा जब सुम्बुल के बारे में गौतम कहता है कि मैं उसे पहले से जानता हूं, और सुम्बुल भी कहती है कि मैं गौतम को पहले से जानती हूं। लेकिन जब टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस वाला जो प्रसंग हुआ था, वहां पर तो सबने कहा था कि हम तो यहीं आकर के मिले हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन बगैर जाने एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। फिर बाद में बोल देते कि यार हम तो यहाँ आकर मिले, पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखी, हम तो मिले भी नहीं है, ऐसे ही वैसे ही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस किस कदर पब्लिक को कह कह के बेवकूफ़ बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, साथ में रील्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ आते से ही एकदम दुश्मनी वाला चोला ओढ़ लेते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया कि कैसे निम्रत और ये प्रियंका की फेक राइवलरी हम पर थोपी गई है। लेकिन वो चीज़ें निम्मो मैडम को ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं लगती हैं, लेकिन शालीन का गुस्सा ऑर्केस्ट्रेटेड लग जाता है। खैर, इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि प्रियंका के गुर्दे छिले हुए हैं बुरी तरीके से, और वो साजिद खान से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करती है कि साजिद खान तुम जो हो वो शिव के इशारे पर चल रहे हो। साजिद खान के अपने अलग लॉजिक कि मैं मेयर हूँ, वो सिटी प्लानर है, तो मेयर का सिटी प्लानर से चर्चा नहीं कर सकता है। शिव इज अ गुड प्लानर, ऑफ कोर्स ही इज अ गुड प्लानर,
एंड प्रियंका भी अच्छी प्लानर और अच्छी गेमर थी टिल लास्ट वीक, जब बिग बॉस ने उसको सिमिलर काइंड ऑफ टास्क दिया था। वहां पर प्रियंका ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी थी, तो तब तो प्रियंका को अच्छा लगा था। तब प्रियंका ने सामने वाले का नहीं सोचा कि सामने वाले को बुरा लग रहा होगा। तो ये बिग बॉस का जो घर कहिए या फिर हमारी जो दुनिया है, धरती गोल है ना, पृथ्वी गोल है। आप एक चीज आज कर रहे हो, कल को घूम फिर करके चीजें वहां आएंगी, तो क्या आप उन चीजों को स्वीकार कर पाओगे ग्रेसफुली? बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, एंड प्रियंका इज वन सच पर्सन जो खुद करे तो सही, लेकिन उसके साथ वो चीज हो जाए तो फिर वो गलत है। प्रियंका के स्टेटमेंट कितने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग थे। एक तरफ वो कह रही थी अंकित से कि अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो क्या मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, वो भी एक छोटे से कमरे के लिए। लेकिन शिव ने अगर तुम्हें उस रूम में नहीं जाने दिया या फिर इन लोगों ने तुम्हें पिक नहीं करा तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। प्रियंका की तरह यहां पर टीना ने भी थूक थूक करके चाटा। वो खुद तो शालीन को डिच भी कर सकती है, शालीन को मत लेना मुझे ले लेना, तुमने शालीन को क्यों लिया मुझे क्यों नहीं लिया। लेकिन वही टीना बाद में बोल सकती कि एक कमरे के लिए दोस्ती तोड़ देंगे क्या हम। वही टीना थोड़ी देर पहले बोलती है निम्रत को कि यार शालीन नॉन ट्रस्टेबल है, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बताओ एक कमरे के लिए ऐसी पॉलिटिक्स खेली। तो कैसे यहाँ पर ये जो टीवी की बहुएं हैं, हालांकि ये लोग अपने सीरियल्स में लीड कैरेक्टर प्ले करती हैं, हीरोइन का त्यागमयी ममतामयी महिला का किरदार निभाती हैं, लेकिन ये जितनी भी टीवी के बहुएं हैं यह बिग बॉस में आकर इनका अलग ही मंथरा रूपी रूप हमें दिखाई देता है। हालांकि शिव ने इसकी प्रियंका की अच्छी तरह से बोलती बंद करी कि जब तक तुम्हारे हिसाब से चीजें हो तब तक सही है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से चीजें ना हो तो सब गलत हो जाता है। और शिव ने प्रियंका को रेफरेंस भी दिया कि पिछले हफ्ते जब मैंने तेरा सपोर्ट करा था तब तक मैं सही था। और ये चीज हम देखते हैं भाई साहब, अगर मैं किसी कंटेस्टेंट की अगर तारीफ करता हूं तो मैं अच्छा बन जाता हूं, उसी कंटेस्टेंट को अगर मैं क्रिटिसाइज कर दूं तो मैं पीआर या फिर मेरे ऊपर दोगलेपन के इल्जाम लगने लगते हैं। जैसे कि शालीन के बहुत सारे फैंस मेरे को कह रहे कि भाई तू तो दोगला हो गया, तू तो दोगला हो गया। क्यों? क्योंकि गौरी और अंकित का जो पुशम पुशी हुई थी वहां पर तूने उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करा अंकित को जिस तरीके से तूने शालीन को किया था। तो क्या यहां पर अंकित का रिएक्शन और बिहेवियर वैसा ही था जैसा शालीन का था? और क्या यहां पर गौरी नगौरी ने वैसे ही तिल का ताड़ बनाया जैसे वहां पर अर्चना ने बनाया था? नहीं ना, यहाँ पर सिचुएशन टोटली अलग थी। और ये जो यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि शालीन के टाइम पर तुमने ऐसा बोला, गौरी नगौरी के टाइम पर तुमने कुछ नहीं बोला जब वो किचन में पंगा कर रही थी। गौरी नगौरी ने जो किया है उसके बारे में वीकेंड पर उसको बैशिंग मिल जाए या फिर वो इविक्ट हो जाए, मेरा क्या जा रहा भाई साहब। सीधी सी बात है, जब पानी वगैरह फेंका गया या कपड़ों में पानी फेंका, हर जो कंटेस्टेंट रहता है वो अपने जर्नी का या फिर अपना जो भी कर्मदंड मिलने वाला है उसका निर्धारण वो पहले से कर लेते हैं। गौरी नगौरी को कोई जरूरत नहीं थी लात दिखाने की, जेस्चर वगैरह दिखाने की या फिर पानी डालने की। जब सामने वाला इंसान पानी डाल रहा है तुम थोड़ी देर शांति रख लो ना, क्योंकि अगर तुमने शांति रख ली, जो कि इसको शिव भी समझा रहा था, तो गौरी ने अगर पीठ पीछे जाके पानी डाल दिया कपड़ों में तो वो बैशिंग सुनेगी, बर्दाश्त करेगी जो भी कुछ होगा उसके साथ। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि भाई तुमने शालीन को तो बहुत ज्यादा कोसा था, अंकित को क्यों नहीं कोसा, तो अंकित के और शालीन के बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर था। शालीन वहां पर अपनी गलती नहीं मान रहा था, यहाँ पर अंकित तो पहले से ही सॉरी 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 सॉरी। और यही शालीन बाद में अंकित से भी लड़ा था ना वहां पर टीना के सपोर्ट में। आपने देखा था कि अंकित तूने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, अरे वो लड़की है लड़की है। लेकिन जिस टीना के लिए शालीन इतना ज्यादा उछल रहा था उसी टीना ने शालीन को धरीधार पर बेच दिया। उसके बारे में क्या बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। इनफैक्ट शालीन खुद इस एपिसोड के एंड में कह रहा था कि वो हर जगह से स्ट्रांग है, दिल से कमजोर है और गधापंती वो कर रहा है। एंड पूरे एपिसोड में टीना से दूर रहने वाला शालीन एपिसोड के एंड में टीना ने जो आंसू रूपी ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके जाल में ये शालीन जो है वो फिर से फंस गया, क्योंकि टीना ने अपने आंसू के साथ साथ अपनी ब्यूटी और अपनी मीठी मीठी बातों का ऐसा जाल फेंका कि शालीन मनोट उसमें फंस करके रह गया। जबकि स्टैन ने इस एपिसोड में शालीन की आंखें खोली, शिव ठाकरे और सुंबुल ने भी शालीन की आंखें खोली और शालीन के बारे में प्रोमो भी कटा एपिसोड के स्टार्ट में कि सब दिखावा है, सब दिखावा, सब मोह माया है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड शालीन ने फिर से अपना कटवाने का इंतजाम कर लिया है। खैर यहाँ पर हम कहाँ थे? हम स्टार्ट में थे, तो जहाँ पर प्रियंका की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं साजिद खान और शिव ठाकरे, वहीं जो टीना और निम्रत है इनका अलग ही चलता रहता है कि यार ये जो शालीन है ये निकम्मा है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं ये जो टीना है वो स्टैन के पास आ जाती है और स्टैन से बोलती है कि यार तुम भी तो ग्रुप खेल रहे हो, हमको तुम बोल रहे थे कि ग्रुप तुम मानते नहीं हो। तो उस समय टीना मैडम आपने भी नहीं माना था ग्रुपिज्म वगैरह, और आप यहाँ पर एक दोगलापन दिखा रही हो। आप भी तो चाहती थी ना कि शालीन की जगह आपको पिक कर लिया जाए, लेकिन स्टैन ने आपको नहीं लिया तो आपके गुर्दे छिल गए, आपके अंगूर खट्टे हो गए। तो यहाँ पर प्रियंका, टीना, निम्रत ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए हैं और साथ ही एक ही रूम में आ चुके हैं। तो ये ग्रुप रूमीज वगैरह बन चुके हैं, सारी राइवलरीज एकदम खत्म हो गई हैं। और जिस ग्रुप के अगेंस्ट ये प्रियंका मैडम स्टैंड लिया करती थी, अब वही प्रियंका मैडम उस ग्रुप की मेंबर बन के आओ बहन चुगली चुगली करें, चुगली चुगली खेलें, ये करने लग गई हैं। लेकिन शेखर सुमन वाले सेगमेंट में क्या कह रही थी? निम्रत
तो इनका ग्रुप है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, मैं तो वैसे भी अंकित के साथ रहती हूँ और हम तो बस दो, हमारा सुखी संसार काफ़ी है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन 2 एपिसोड के बाद ही ओके निम्मू, मैं फ्रेंड बन के अच्छा खेल सकती हूँ, हमारा जो राइवलरी वो खत्म हो जाएगा, इट्स ओके, लेकिन शिव को हराने के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे यहाँ पर प्रियंका भी निम्रत एंड टीना की संगत में एकदम नेगेटिव चलती जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ एहसान फरामोशी टाइप के तेवर वो दिखाना चाहती थी इसको, अंकित को बार बार वो कहती भी है ना कि अंकित यार मैं तेरे लिए इमोशनल हूँ, मैं तेरे लिए स्टैंड लेती हूँ, लेकिन तू मेरे लिए नहीं लेता है। तो अंकित कुछ बाहर की बातें कर रहा था, यानी कि वो प्रियंका को आईना दिखाना चाहता था कि मैंने भी तुम्हारे लिए लिया था। तो प्रियंका को लगा कि भाई उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो देखो बाहर की बातें नहीं करना, बाहर की बातें नहीं करना, बाहर की बातें नहीं करना, बाहर की बातें क्यों नहीं करनी है, तुम शुरू करो, कहीं का किस्सा कहीं जोड़ दो, लेकिन अंकित अगर स्टार्ट करे तो बाहर की बातें नहीं करनी, बाहर की बातें नहीं करनी। मतलब यहाँ पर वही है कि जैसे अभिनव शुक्ला बिग बॉस 14 में चुप रह जाता था, मैडम जी ज्यादा बोला करती थी, ऐसे ही यहाँ पर परफेक्ट कास्टिंग की है इन लोगों ने। मियाँ साहब जो हैं मतलब अंकित वो चुप रहता है और बेगम साहब यानी कि जो मैडम है प्रियंका, ये ज़्यादा बोलती है। एंड आप एक विडंबना वाली बात देखिए कि ये प्रियंकित करके हैशटैग चल रहा है, बाहर से इनका ऑलरेडी काफ़ी लंबा चौड़ा एक बॉन्डिंग रही है, उसके बावजूद यहाँ पर मेकर्स इस एपिसोड का कैप्शन क्या देते हैं कि प्रियंका और अंकित का लव कन्फेशन, ये वो अक्सर प्यार मोहब्बत की बातें इनके बीच में करवाई जाती हैं या फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करवा दिए जाते हैं। जैसे आज का जो एपिसोड था इसके बाद में कैसे प्रोमो चल रहे थे, वो अरिजीत का सॉन्ग और इस तरह के सॉन्ग वगैरह, तो यहाँ पर कैसे प्यार का इकरारनामा करके इन लोगों ने एपिसोड का कैप्शन दे दिया, जबकि हार्डली वो 30 या 40 सेकंड का कुछ था। उसके अलावा जो इस एपिसोड में महाभारत की जो शुरुआत देखी हमने, शालीन वर्सेस टीना वर्सेस गौतम और ये सुंबल की नादानी, तो इतना सारा ये जो कंटेंट था उसको दरकिनार करके अंकित और प्रियंका का प्यार का इकरारनामा, वाह वाह वाह। इन शॉर्ट इन लोगों ने बिग बॉस को लव स्कूल बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। रियलिटी शो में डेली सोप का तड़का लगाना कोई शीतल एंड उनकी टीम से सीखे। एनीवे, ये जो रियलिटी शो में फिक्शन का या फिर डेली सोप का तड़का जो लगा रही शीतल मैडम, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला थोड़ी देर पहले जहां पर मैंने कुछ फैक्ट्स रखे कि पीछे के सीजन और इस सीजन में कैसे स्क्रिप्ट का बोलबाला है। तो मुझे कुछ बुद्धिजीवी लोगों के कमेंट आए, वो कहते हैं कि भाई डीएसके, जब तुमको पता है कि सीजन स्क्रिप्टेड है, शो स्क्रिप्टेड है, तो क्यों देखते हो और रिव्यू क्यों करते हो? भाई साहब, मुझे तो ये भी पता है कि हर इंसान को एक दिन मरना है, तो लोग जीते क्यों हैं? मर क्यों नहीं जाते एकदम से? आपको ये भी पता है कि आपने रात को खाया तो सुबह आपको हगने जाना है, तो आप खाते ही क्यों हो? या तो खाना छोड़ दो या हगना छोड़ दो। जब आपको पता है कि मौत परमानेंट है, एक ना एक दिन सबको मरना है, तो फिर लोग मौत का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? जिंदगी को खुल के जीते क्यों हैं? जिस तरह आप ये चीज़ें करते हैं ना, उसी तरह मैं भी बिग बॉस को देखता और रिव्यू करता हूँ, सो दैट पब्लिक के सामने जो मेकर्स की रियलिटी है वो तो सामने है, साथ ही साथ जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है या फिर जो मेरी प्रिडिक्शन स्किल्स है, वो भी तो कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने आनी चाहिए। अब जब तक मैं बिग बॉस को देखूंगा नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ स्क्रिप्टेड है, कौन सी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है? मुझे पता कैसे चलेगा कि कैसे मेकर्स एंड उनके ठुल्ले यूट्यूबर्स और रिव्यूअर्स और एक्सपर्ट्स कैसे पब्लिक को कह के CHU बना रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं बगैर देखे अपने मन से कुछ भी पकड़ा दूं चीजें? मैं उस तरह का यूट्यूबर नहीं हूं। तो जिस तरीके से आपको सबको पता है कि एक ना एक दिन मरना है, लेकिन उसके बावजूद आप कमाते हैं, खाते हैं, सपने देखते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, जिंदगी को खुल के जीते हैं, उसी तरह से मुझे पता है कि मेकर्स का शो स्क्रिप्टेड है, बट उसकी डिकोडिंग, मेकर्स का प्लान और मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए मुझे तो प्रकट होना ही पड़ेगा ना भाई साहब। आप क्या चाहते हैं कि ये मेकर्स, कलर्स वाले पब्लिक को यूं ही CHU समझते रहे और पब्लिक की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाए? तो भाई ये जिम्मेदारी मैंने अपने आप को दे दी है, किसी ने मेरे को अपॉइंट नहीं करा है, मेरा मन किया तो मैं आ गया कैमरे के सामने, किसी का बाप मेरे को रोक नहीं सकता है। ये बात मैं एक इंसान के लिए कह रहा हूं जो कहता है कि बहुत सारे लोग कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं रिव्यू करने के लिए, आपके मन में आप रिव्यू कर लो, क्यों बे, तेरे बाप ने खरीद लिया क्या? ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हैं, या फिर ऐसे लोग जो उन एक्स कंटेस्टेंट के रिव्यूज को सही मानते हैं और उन्हें पता नहीं कितने कितने मिलियंस में व्यूज दे देते हैं। सो मेरा एक ही मिशन है कि रियलिटी शो कहिए, पॉलिटिक्स कहिए या फिर कोई भी चीज कहिए, उसके पीछे की असलियत क्या है, क्या जो हमें दिखाया जा रहा है वही सच है या फिर सच्चाई कहीं और छिपी हुई है? यही मेरा मिशन है और इसी मिशन में मैं लगा हूं, जिसकी वजह से कई लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं, क्योंकि मेरी बातें कई लोगों को हजम नहीं होती हैं। हजम तो खैर प्रियंका को, निम्रत को, टीना को, सौंदर्या, किसी को भी नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतने सारे तामझाम किए, इतने सारे लौंडों को पटा करके रखा, लेकिन कोई भी लौंडा इनके काम नहीं आया। इन लड़कियों का जितना भी असला बारूद था ना, वो एकदम फुस होकर के रह गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम ज्यादा लगा रहे हैं या फिर
दूसरे को जज ज्यादा कर रहे हैं। सौंदर्या ने एक बार भी नहीं बोला कि यार गौतम ने मुझे नहीं लिया, या फिर निम्रत ने एक बार नहीं सोचा कि यार गौतम तो उसका डे वन से बेस्ट फ्रेंड था, गौतम ने उसका नाम क्यों नहीं लिया। तो यहां पर इस तरह के सवाल कोई नहीं कर रहा है, मतलब अपने जो ग्रुप के लोग हैं ना वहां पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा। क्वेश्चन आंसर कहां हो रहे हैं, अब्दू को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब्दू जो है वो कहीं ना कहीं इनके इशारे पर नाच रहा है, साजिद खान शिव के इशारे पर नाच रहा है, स्टैन ने धोखा दिया, शालीन ने धोखा दिया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। टीना को अगर मौका मिलता तो वो शालीन के ऊपर पैर रख करके पहुंच चुकी होती। निम्रत को अगर मौका मिलता तो वो सौंदर्या को पीछे करके गौतम के साथ हो लेती, या फिर प्रियंका को अगर मौका मिलता तो वो भी अंकित को पीछे छोड़ करके खुद पहुंच जाती वहां ट्रेन के ऊपर। ये लोग भी यही करना चाहते थे, लेकिन इन सबके अंगूर खट्टे हो गए। खैर इसी दौरान बिग बॉस जो रहते हैं वो इसकी मान्या और ये कौन थी, छोटी नादान बच्ची है, भयंकर रूप से नादान बच्ची साबित करा इसने, सुंबुल ने खुद को। खैर इनके थोबड़े से मास्क उतर जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये नॉमिनेट हो चुके हैं। मान्या को ऐसा लग रहा है कि शायद वो जा सकती है, हालांकि शिव ठाकरे बोलता है कि नहीं तू नहीं जाएगी, और अंदर सुंबुल भी बोलती है ऐसा कुछ कि नहीं नहीं हम दोनों नहीं जाएंगे। अब क्या है ना भाई साहब, आप भी अच्छे से जानते हैं कि दिवाली वीकेंड चल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बॉस में ऐसा होता है कि दिवाली के टाइम पर एलिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर एलिमिनेशन हुआ तो पक्का मान्या का ही होगा। सुंबुल को तो ये लोग और आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, जैसा कि मान्या ने भी कहा कि वो मेकर्स की फेवरेट है, और मुझे यही लग रहा है कि अगर एलिमिनेशन हुआ तो मान्या का होगा, अदरवाइज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज दिवाली वीक चल रहा है। वैसे भी पिछले वीक एलिमिनेट हो चुका है एक बंदा, कौन थी वो, सृजिता। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर दिवाली के मद्देनजर किसी का एलिमिनेशन होगा, हुआ तो मान्या का होगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद मान्या और सुंबुल पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ वो दिखें 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 दिखें। खैर यहाँ पर सुंबुल जो रहती है वो गौतम टीना इनके रूम में जाकर के बैठ जाती है और वहां पर ओवर टाइम कर रही है, डबल शिफ्ट चल रही है, तो यहाँ क्यों बैठी है। ये सारी बातें मजाक मस्ती में थी, ये कोई टोंट भी नहीं था, दोस्ती में यारी में ये सब कुछ चलता रहता, लेकिन नहीं, सुंबुल तो छोटी बच्ची है, बट एट द सेम टाइम वो समझदार भी बहुत ज्यादा है, मैच्योर है। लॉकडाउन में 2 साल उसने अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखा है। तो ये जो नादान नहीं, बहुत इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिबल समझदार जो प्राणी है ना सुंबुल, ये जाती है और उल्टी कर देती है शालीन के सामने कि मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को उसने ऐसा बोला, मैं क्या बोलूं, ऐसा बोला वैसा बोला। उसके बाद शालीन के गुर्दे छिल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर ये प्रचंड महाभारत तू 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 मैं तू यहाँ पर गोलमाल पिक्चर का सीन चल रहा था, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, अरे मुंह तोड़ दूंगा, तोड़ना तोड़ना तोड़ना, तोड़ना तोड़ना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना दिखाने लगाने लगाने, यही सब चलता रहा। सबको पता था कि होने वाला कुछ है नहीं, बस यहाँ पर खाम खा के फुटेज और ओवर एक्टिंग चल रही थी, लगा लगा दिखा देगा, मुंह तोड़ दूंगा, बाहर मिल, यही सब चल रहा था। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद मैं बिग बॉस 13 देखना मैंने शुरू कर दिया, जहां पर कंटेस्टेंट बोला करते थे ना कि बाहर मिल देखता हूँ, दिखाता हूँ, बाहर मिल। तो यहाँ पर ये सब चलता रहा। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि सडनली छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है और मेरे लिए किसी को स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना स्टैंड खुद ले सकती हूँ। अगर अपना स्टैंड अप खुद ले सकती थी देवी जी, तो जिस समय आपके सामने इसने गौतम ने और टीना ने आपको फबतियां कसी थी कि ओवरटाइम कर रही है, वहीं जवाब दे देना था ना आपको, वहां तक आपने जवाब नहीं दिया, आपने शालीन के आगे उल्टी कर दी। और आप जानते थे कि शालीन जो है वो ऑलरेडी जख्मी शेर वाले मोड में चल रहा है। तो यहां पर ये जो फसाद हुआ ये सिर्फ एक नादान बच्चे की नादानी की वजह से हुआ, जिसको साजिद खान तबीयत से झाड़ के रख देता है कि तू पागल है क्या, कितनी कंफ्यूज है तू, तेरे को चाहिए कि लोग तेरे लिए लड़े पर तू बोलती कि नहीं मेरे लिए कोई मत लड़ो, तेरे को ये भी चाहिए कि कोई तेरे लिए स्टैंड ना ले बट तेरे को ये भी चाहिए कि सब तेरे लिए स्टैंड ले। तो बेटी चाहती क्या, बेटी तुम चाहती क्या हो, बेटे तुम खुद पीछे पीछे घूमते पर कहते बेटी क्या करना चाहती हो, बेटी कभी तुम कहते तुम छोटी बच्ची हो, बेटी कभी बड़ी हो जाती, बेटी चाहती क्या हो, बेटी क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी, बेटी क्या करना क्या चाहती, बेटी कभी बड़ी बनती है तो कभी बोलती है प्लीज छोटा बच्चा मत बोलो, छोटी बच्ची मत बोलो। शालीन का अपने जस्टिफिकेशन, यार मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, स्टैंड भी मेरी उम्र का आधा है, तो तुमसे मेरे लिए छोटे बच्चे हो। एक्चुअली क्या है कि शालीन को इसके सुंबुल के पापा ने वीकेंड पर बोल दिया था ना कि वो तुम्हारे पास आई थी, वो इस मोड से नहीं आई थी कि एक लड़की थी दीवानी से, शालीन पे वो बढ़ती थी, चोरी चोरी चुपके पीछा किया करती थी, नहीं ये मोड नहीं है, वो तुम में एक बड़े भाई को, एक पिता को देखती थी। ऐसी बातों का इतना प्रचंड असर हुआ है शालीन के मस्तक पर, मन पर, दिमाग पर, कि वो उसी मोड में चल चुका है कि आई एम ऑल्सो फादर, आई कैन अंडरस्टैंड, अब से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी बच्ची मैं तेरे लिए एक शील्ड का काम करूंगा, तेरे आसपास खड़ा रहूंगा। लेकिन छोटी बच्ची चाहती नहीं कि उसे उसके आसपास कोई शील्ड का काम करे, बिकॉज वो बड़ी हो जाती है, जैसे कि हमने एपिसोड के एंड में भी देखा, छोटी बच्ची वो राशन वाली टास्क में दौड़ती है, सर मैं गिर गई, सर मैं फंसती, सर प्लीज मैं, सर
इसीलिए जिस तरीके से राशन वाली टास्क में सब लोग दौड़ रहे थे, गिर रहे थे, इसीलिए मैंने वो जो डायलॉग है ना मेरा कि अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े, यहाँ पर सुम्बुल को पुश लगा था इसका गौतम का, लेकिन वो अंकित के ऊपर ब्लेम फोड़ने लग गई। और देखो सब अपना अपना टास्क करते हैं और इस टास्क में ये सब होता रहता है, तो यहाँ पर कोई मुद्दा बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग मुद्दा बना देंगे। लेकिन हाँ, इस टास्क में शालीन वॉज द नंबर 1, जो कि आई थिंक कितने 3-4 राउंड जितने भी राउंड हुए थे मिलावटी लाल और छोटे लाल की दुकान पर भागने वाले उस टास्क में, शालीन हर चीज में हर राउंड में नंबर 1 आया। और हमें वहां पर थोड़ा सा इसका स्टैन का और अर्चना का तू तू मैं भी दिखाई दिया। स्टैन के बारे में हो सकता है कई लोग कहें कि वो छपरी भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ये जो लड़कियां जो बहुएं हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि लोगों को स्टैन की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी भद्दी लगती है, लेकिन क्या ये जो टीवी की सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं हैं, क्या ये आपको कहीं से क्लासी लगती हैं? जब स्टैन खड़ा था निम्रत के पास तो टीना को बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? और स्टैन जो है ना, आई थिंक यहाँ पर काफी डिसेंट तरीके से जा रहा है और उसने कहा भी कि यार वो अंग पर चढ़ती है, फिर कुछ टच हो जाएगा तो वुमन कार्ड खेलेगी। इधर आया तो वो अर्चना एंड टीना और निम्रत जबरदस्ती घुसे जा रही थी, स्टैन के ऊपर चढ़े जा रही थी, वो बेचारा वहां से इधर आता है तो अर्चना उसकी नाक में दम कर देती है। कैसी कैसी घटिया लैंग्वेज और घटिया भाषा का प्रयोग हो रहा था। हालांकि स्टैन ने भी काफी अच्छे तरीके से बोला कि तेरा थोबड़ा देख, एक्टिवा के जैसा तो तेरा थोबड़ा है, तू क्या बात कर रही है, जाके पोटी खा जाके। हालांकि बाद में वो रोता भी है, क्योंकि क्या है कि देखो सुअर के साथ आप लड़ोगे तो सुअर आपको खींच लेगा, फिर आप में और सुअर में डिफरेंस क्या रहा। तो यहाँ पर काफी हद तक स्टैन आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता, लेकिन फिर वो बेचारा क्या कि सरेंडर कर देता। और कोई भी डिसेंट इंसान जो होगा वो अर्चना जैसी लुक्खी के मुंह कभी नहीं लगना चाहेगा। अर्चना को आई थिंक पिछली बार कितने वोट आए होंगे, अब शायद उसे उसका भी वोट आ जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि भयंकर लेवल से वो इरिटेट करती है। एक बार शुरू होती तो क्या लगी ही चली जाती, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है वो। एनीवे हम यहाँ बात कर रहे थे एमसी स्टैन की, तो यहाँ पर वो अर्चना से मुंह लगने के बजाय वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है और हम एपिसोड के एंड में देखते हैं तो ये टीना कहती कि एमसी स्टैन से मैंने ऐसा बोला था। स्टैन को कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की वो कोशिश कर रही है, जबकि आपने सबने देखा कि टीना खुद कितनी दोगली है और सौंदर्य भी कितनी दोगली है। ये दोनों ही मिलकर के ट्राई कर रहे थे कि इनको पिक कर ले स्टैन। अब मैं चाहूंगा कि वीकेंड का वार मैं देखना पसंद करूंगा, चाहूंगा तो क्या, मेरे चाहने से घंटा कुछ नहीं होता, मैं देखना पसंद करूंगा कि क्या सलमान खान या शेखर सुमन ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं वीकेंड पर कि टीना आपने शालीन को तो कुछ और बोल दिया कि तू भरोसे के लायक नहीं है, तू अंडर करंट है, तू लड़कियों के पीछे खेलता है, ये वो तूने धोखा दे दिया। लेकिन आप भी तो वही कर रही थी, आप करो तो सही लेकिन शालीन करे तो गलत। मेरे ख्याल से न सिर्फ टीना बल्कि निम्रत, प्रियंका, सौंदर्या, इन चारों से ये सेम सवाल होना चाहिए कि आप लोगों के अंगूर खट्टे हो गए इसलिए आपके गुर्दे छिल गए। एक्चुअली में तो आप भी वही चाहती थी ना। और अगर आप शिव की जगह होती प्रियंका, टीना या निम्रत, तो क्या आप बहुत सेफ होकर के खेलती? आप भी तो अपने हिसाब से ही चीजें चलाती ना। एटलीस्ट शिव ने गेम को इंटरेस्टिंग तो बनाया। आप लोग शायद मेकर से पहले से प्लान करके आए होगा कि हम दुश्मनी दुश्मनी खेलेंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि यार स्क्रिप्ट जो है वो एक्सपोज हो जाएगी या पब्लिक के सामने किस मुंह लेकर के जाएंगे, क्योंकि अंदर तो आप लोग एक दूसरे को राइवल बोलते हो, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर आप लोग एक दूसरे को फॉलो भी करते रहे हो। आप अब्दू से बोल सकते हो कि यार तेरे को शिव कंट्रोल कर रहा है, तो अंकित को प्रियंका आप कंट्रोल नहीं कर रही हो क्या? निम्रत, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, 2 वीक तक गौतम को आपने कंट्रोल नहीं किया था क्या? जिस शालीन को आज आप कह रहे हो कि वो नॉन ट्रस्टेबल है, उसी शालीन को शाशा बोल करके आप पीछे पीछे उसको घुमाया करती थी। इनफैक्ट जो आपके रूम में जो चॉकलेट थी वो भी तो आप बांटा करती थी। तो कैसे ये जो रिश्ते जो थे ना फर्स्ट वीक से हमने देखे थे यहाँ पर, सो कॉल्ड टीवी के क्लासी लोगों का जो ग्रुप था, क्लासी लोग, लेवल वाले लोग, कैसे ये लोग चाइना के आइटम से भी ज्यादा निकम्मे और सस्ते और एकदम चिंदी निकले। चाइना का आइटम तो भी थोड़ा लंबा चल जाता, लेकिन इन लोगों की दोस्ती, इन लोगों की बॉन्डिंग, रिलेशंस, दोस्ती सब, मतलब एक कमरे वाली टास्क ने इन सब की दोस्ती को चकनाचूर करके रख दिया है। और एक बात कही भी जाती है, आई थिंक वीकेंड पर ये बात उसने कही थी शिव ठाकरे ने, कि जो रिश्ते फोर्सफुली बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग रियल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। और ये चीज़ यहाँ पर फिर से इस्टेब्लिश हो गई है, साबित हो गई है कि ये जितने भी जो रिश्ते थे ना ये टीवी गैंग वालों के, ये सारे रिश्ते नकली थे, मतलब के रिश्ते थे। मतलब नहीं तो रिश्ता नहीं, ये फिलॉसफी भी कह सकते हैं या फिर असलियत भी कह सकते हैं। निम्रत की, प्रियंका की, टीना की, सौंदर्या, शालीन, गौतम, इनके सो कॉल्ड क्लासी गैंग की। वहीं जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कि शिव है, साजिद है, अब्दू है, एमसी स्टैन है, गौरी नगौरी है और मान्या तो खैर इधर बीच का बंदर, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिव समझाता भी है अब्दू को कि अब्दू, हमारा जो कोर ग्रुप है ना वो एज इट इज़ रहेगा, शालीन के साथ ज़्यादा बातें शेयर मत करना। तो यहाँ पर ये शिव का जो माइंड गेम कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, ये कितना परफेक्ट है, कितना सटीक है। और इस एपिसोड के एंड में फिर से साबित हो गया, क्योंकि इस शालीन को, जिसको कि जख्मी शेर समझ करके शिव उस ग्रुप में लाया, और काफ़ी वाजिब रीज़न भी थे, क्योंकि अभी तो शालीन को पता नहीं है, लेकिन बाद में जब शालीन को पता चलेगा कि कैसी कैसी चुगलियाँ करी हैं टीना ने शालीन के बारे
बारे में, तो वो वापस से अपना सर फोड़ेगा दीवार पर कि यार कहाँ उसके आंसू और ब्यूटी के कार्ड में फंस गया। तो शालीन के बारे में शिव ठाकरे ने जो बातें कही अब्दू से कि शालीन भले ही हमारा दोस्त है, हमने उसकी हेल्प करी, लेकिन पर्सनल बातें या फिर अपनी अंदरूनी बातें उसके साथ शेयर मत करना, बिकॉज कभी भी गेम हो सकता है। तो शिव ठाकरे गेम को कितना एडवांस मोड में लेकर के चल रहा है, कैसे आगे की क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये जो टास्क हमने देखी वहां पर भी वो एक संचालन के तौर पर काफी फेयर काम ही कर रहा है। और अर्चना जैसी को अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। वो अर्चना जो दूसरे लोगों की नाक में दम करके रखती है, किसी के रोके नहीं रुकती है, उस नखरीली अर्चना को तो सिर्फ शिव ठाकरे ही सीधा कर सकता है। और हमने देखा भी ये जो टास्क हो रही थी वहां पर ये बहुत फुदक रही थी अर्चना, शिव ठाकरे ने तुरंत घंटी बजाई, ए चल पीछे हट, चल पीछे हट, है मेरे साथ ये नहीं करने का, मेरे साथ ये नहीं करने का, मैं सीधा हूं तो सीधे तरीके से, अदरवाइज ये एड़ा चाले ना कहीं और जाके करना। तो बोलती बंद हो गई थी इसकी अर्चना की। तो यहाँ शिव ठाकरे का संचालन और उसकी कैप्टनसी मुझे अब तक काफी अच्छी लगी और गेम के प्रति उसका अप्रोच मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेशली जिस तरीके से उसने अब्दू को समझाया या फिर प्रियंका की बोलती बंद करी कि तू करे तो सही और मैं करूं तो गलत। अब आपके क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि सुंबुल ने वापस से कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। वो खुद को बड़ी भी बोलती है बट छोटी बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है। वहीं टीना ने हमेशा की तरह दोगलापन दिखाया है और ये निम्रत जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड फाइट है, ये है वो है, अरे निम्मो तुम्हारी राइवलरी भी ऑर्केस्ट्रेटेड ही निकली है, फर्जी ही निकली है, फेक ही निकली है, जरा उसके बारे में भी बात कर लिया करो मैडम। अंदर तुम लड़ती रहती हो, बाहर इंस्टा खेलती रहती हो या फिर मौज ऐप पर नाचती रहती हो इस प्रियंका के साथ। तो प्रियंका, निम्रत, टीना इन्होंने भयंकर रूप से नेगेटिव ट्रैक पर अपनी गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी है। शालीन मुझे लगा था कि थोड़ा डिसेंट जाएगा, अच्छा जाते जाते इनफैक्ट उसने टास्क में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसने कहा भी कि मैं दिखाना चाहता था कि मैं जीत सकता हूं। एंड शालीन ने डंके की चोट पर ये जो टास्क के 2-3 राउंड थे उसमें फर्स्ट आकर के उसने अपनी बादशाहत तो दिखा दी कि अगर फिजिकल टास्क होगी भाई साहब तो उसमें शालीन बहुत भारी पड़ सकता है बाकी घर वालों के ऊपर। तो शालीन ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एक्टिंग वाइज भी और टास्क में भी, लेकिन एंड में वापस से वो हक गया, मतलब सखत लौंडा पिघल गया टीना के सामने, वो टीना मंथरा के सामने। भाई शालीन तुम यार एक बार जलील हो चुके हो, बार बार जलील होने के मौके क्यों दे रहे हो, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। खैर इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें एंड करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।